ये याद करिए इन्होंने क्या क्या कहा था। सोरोस के पेपर को लेकर भारत को बदनाम किया दुनिया में, जबकि दुनिया के सामने वो भाग चला, उसके पेपर की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही, आपको मालूम है। और कौन उसको फंड कर रहा था ये भी आपको पता है, ये भी आपको पता है। हा? तो उसके फंड करने वाले का एंटी इंडिया एजेंडा क्लियर था। अब याद करिए इन्होंने पेगासिस की बात की थी और मोबाइल को लेकर घुमाया था देश भर में। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनको शिकायत है आप मोबाइल दे दीजिए, तो उन्होंने अपना मोबाइल नहीं दिया। याद करिए, थोड़ा पहले जाइए, ये विदेश गए, अमेरिका में, लंदन में, मलेशिया में, सिंगापुर में, जहां जहां गए भारत का लोकतंत्र फेल कर गया है। उनके सारे कमेंट हमारे पास हैं, मैं उसको दे करके विषय को बड़ा नहीं करना चाहता। ये भारत के लोकतंत्र को बदनाम करना विदेश में उनकी आदत बन गई है, और सिर्फ एक कारण है कि वो मोदी जी से नफरत करते हैं। कैसे प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो उनको वोट नहीं मिलता तो कोई क्या करे। आपको याद होगा कि इन्होंने एक बार तिमोथी, जो अमेरिका के आए थे डेलीगेशन में 2009 में, इन्होंने क्या कहा था कि टेररिज्म फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर इज लेस इंपॉर्टेंट, बट आई एम मोर वरीड अबाउट हिंदू एक्सट्रीमिज्म। याद होगा आपको। चाइना को लेकर इनकी बात रही। सेना के मनोबल को तो हमेशा अपमानित करते रहे। ये बालाकोट का सबूत दीजिए, उरी का सबूत दीजिए, और अभी जनरल नरवणे की किताब पर जब पब्लिशर ने कह दिया कि हमने नहीं छपवाया, हम लीगल एक्शन लेंगे, तब भी उस किताब को दिखा रहे हैं। कहां से किताब लेकर के आया राहुल गांधी? राहुल गांधी को यह बताना पड़ेगा कि जब किताब छपी ही नहीं तो फ्रॉम वेयर हैज ही गॉट दिस बुक? तो ये, अब जरा इधर आइए, इधर के सदन में जिन्होंने काम किया। एक सिख मेंबर जो मिनिस्टर है उसको देशद्रोही कह दिया। उसके बाद स्पीकर साहब को यार बोल दिया। याद होगा, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। फिर उनके निर्देश पर उनकी महिला मेंबर्स ने आकर के घेर लिया था पीएम की सीट को। मैं स्वयं बैठा हुआ था। अगर स्पीकर साहब ने मना नहीं किया होता तो वहां कुछ भी घटना हो जाती, जिस तरीके से उन्होंने पूरे पीएम की सीट को घेर लिया था। अब तो सब वीडियो सामने आ गया है। स्पीकर को स्पीकर के चेंबर में जाके इनके लोगों ने बदनाम किया, वो भी वीडियो सामने आ गया। और शाहीन बाग का नाम आप लोगों को याद होगा ना, जो हुआ था। तो शाहीन बाग की तर्ज पर उसको यहां ला रहे हैं संसद के अंदर। अब आपने देखा होगा, मैं भी पीछे से आया कि प्रहलाद जोशी जी प्रेस से बात कर रहे थे। आप लोग संसद में आते हैं, वहां ये घुस गए, मैं भी बोलूंगा। अब ऐसा होता है क्या कि भाजपा की प्रेस में कोई कांग्रेस वाला चला है या कांग्रेस वाले की प्रेस में हम चले जाएं? तो ये सब रिकॉर्ड पर है। उनसे एक सवाल किया गया जो उनके खिलाफ हुआ है सदस्यता को लेकर करके, तो उन्हें वही कहना शुरू किया कि आप लोग बीजेपी वाले हो, मैं जवाब नहीं दूंगा आपको। अरे उनका आज का एजेंडा नहीं है। उन्होंने, याद होगा, अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो बीजेपी वाले हो। याद होगा ना आपको? मतलब हम लोग आपसे बहुत मिलते हैं सालों से, आप लोग बहुत हमारे शुभचिंतक भी हो सकते हैं, बहुत हमारे आलोचक भी हो सकते हैं। हमने आपका सम्मान किया है। तो क्या मीडिया कोर्ट पर भी टिप्पणी की थी, आपको याद होगा, कंटेम्प्ट हुआ था इनके खिलाफ। क्या सेना, क्या मीडिया, क्या कोर्ट, और मोदी जी, और इसकी बात तो छोड़ दीजिए आप। तो सदन के पटल पर झूठ बोलना, बेशर्मी से झूठ बोलना, स्पीकिंग फॉल्सहुड इन द मोस्ट अनअबैश्ड मैनर,
और बाद में फिर लोकतंत्र को कमजोर करना, ये बहुत पीड़ादायक है। राहुल गांधी जी अलोकतांत्रिक आचरण करते हैं, अपनी पार्टी में करिए, संसद में आप नहीं कर सकते, उसकी मर्यादा का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत ही पीड़ादायक है। इसलिए हमें लगा आज जब सदन खत्म हुई है तो हम जरा आपसे बात करें। राहुल गांधी के इस सारे आचरण की हम भर्त्सना करते हैं पार्टी की ओर से। द बीजेपी स्ट्रांगली कंडेम्स दिस रैम्पेंट, एनार्किक, अनडेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिकली अनसिविलाइज्ड बिहेवियर ऑफ राहुल गांधी। मैं तीनों शब्दों का प्रयोग बहुत जिम्मेदारी से कर रहा हूं, इसलिए मैंने शुरू से बताया आपको, क्योंकि उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई उत्तरदायित्व नहीं है उनका, जो मन में आए सो करेंगे हम। तो खैर, जिस परिवार से आते हैं वहां तो उत्तरदायित्व की बात कम होती है। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं आपसे चर्चा करूं। पार्टी की ओर से इसका हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। राहुल गांधी चाहते क्या है? राहुल गांधी न हिंदुस्तान समझते हैं, न हिंदुस्तान की राजनीति को समझते हैं, और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। कोई व्यक्ति जो हिंदुस्तान की राजनीति को समझता, वो भारत की परंपरा को इस तरह से बदनाम नहीं करता। आजकल उनका एक फोबिया है संघ। तो आज मैं भाजपा के केंद्रीय मीडिया पटल से राहुल गांधी को एक सलाह देना चाहता हूं, और इस सलाह मैं बहुत गंभीरता से दे रहा हूं। राहुल गांधी जी, आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू भी संघ के बहुत बड़े आलोचक थे। आपकी दादी जी भी बहुत संघ के आलोचक थी, इंदिरा गांधी। आपके पिताजी भी संघ की आलोचना करते थे, और आपने तो सारी पराकाष्ठाएं पार कर ली। संघ के 100 साल पूरे हो गए। संघ आज दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बन गया है, और भारत के विकास में, चरित्र निर्माण में, आत्मविश्वास में और राष्ट्रवाद में संघ ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। आप कहां पहुंच गए? 100 भी नहीं पार कर रहे हैं 3 चुनाव से। तो कृपया करके देखिए, इतने स्वयंसेवक आज सदन में बैठे हुए हैं और आप कहां बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी बस दिमाग में हर बात में संघ। तो मित्रों, मैं कंक्लूड करूंगा ये बताते हुए कि जिस तरह से वो राजनीतिक परंपराओं, नियमों का उल्लंघन करते हैं, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो तो क्षमता से और प्रतिभा से विपक्ष के नेता नहीं बने, एलओपी, लेकिन बन गए हैं तो थोड़ा सीखना तो चाहिए। मैं अंत में अपनी बात कहूंगा कि एक बार मेरा भाषण सदन में इनके बाद था, तो के उस दिन मुझे भी बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। संविधान के ऊपर बहस होने वाली थी 75 साल के ऊपर। तो उन्होंने शुरू किया कि 5-6 साल में बच्चा जवान हो जाता है। तो हम लोग सब लोग घबरा गए कि ये कौन सा तर्क है भाई। और दूसरा तर्क उन्होंने कहा, तपस्या से शरीर में गर्मी आती है। तो मैं अपने भाषण में कहा, और आज मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, कि जो संत हिमालय में बैठकर साधना कर रहे हैं, वो आपका भाषण सुनेंगे तो कहेंगे इंदिरा गांधी के पोते को हो क्या गया है। हम अपने को अनादि से अनंत के जोड़ने के लिए साधक बने हुए हैं, और ये कह रहे हैं कि तपस्या से गर्मी आती है। तो क्या भारतीय संस्कृति, क्या भारतीय संस्कार, क्या सेना, क्या मीडिया, क्या कोर्ट, क्या संसद, किसी को नहीं छोड़ते हैं। एक अंतिम बात उनसे कहनी है, सवाल पूछना है। राहुल गांधी जी, वंदे मातरम को पूरा गाने का नोटिफिकेशन निकला है, आप कहां खड़े हैं बताइए। तृणमूल और सीपीआई और सीपीएम ने तो विरोध कर दिया, आप कहां खड़े हैं श्रीमान राहुल गांधी जी, कृपा करके बताइए। वंदे मातरम पूरा गीत गाया जाए, जिस गीत ने भारत के लाखों आजादी के मतवालों को अपना जीवन होम करने के लिए प्रेरित किया था। राहुल गांधी जी, आप बताइए,
वंदे मातरम पूरा गाया जाए कि नहीं गाया जाए, आप कहां खड़े हैं? कि आप भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं? तो कृपया कर करके फिर जो भी आपकी पार्टी की परंपरा रही है उसका दावा मत किया कीजिए। धन्यवाद। कोई प्रश्न? राग दरबारी में तो दरबारी और क्या बोलेंगे हैं? राग दरबारी में तो दरबारी यही करेंगे ना। तो उनकी नौकरी का सवाल है, चाकरी का सवाल है। कोई अंदर से देखते हैं कि उनकी अगुवाई में पार्टी कहां चली जा रही है। और याद करिए, उस दिन भी झूठ बोला कि वो तेजस्वी सूर्या का स्टेटमेंट सुन करके हमने राष्ट्रवाद की बात कही। सुबह से उनके लोग क्या चला रहे थे कि राहुल गांधी बोलने वाले हैं राष्ट्रवाद पर, इस सब पर चलता है। I consciously did not touch that. And हम स्पीकर साहब के आचरण की बहुत तारीफ करना चाहेंगे कि जो अखबारों में देखा कि टेक्निकल तरीके से इनको रिजेक्ट नहीं करो, सब्सटैंटिव आने दो, जो भी होगा वो होगा। और क्या, निश्चित रूप से वो प्रस्ताव गिरेगा, लेकिन उसके पीछे सोच क्या है? जिसने मेरी बात नहीं मानी उसके हम खिलाफत करेंगे, चाहे वो स्पीकर हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो संत हो। तो जब ये सोच है एको अहम द्वितीयो नास्ति, तो ये समस्या होगी ना। ये कारण है उसका। जी, बार बार बीजेपी ये कहती है कि राहुल गांधी के नेता की जो गरिमा है उस पर की उसको नहीं समझते, और कई बार किसी एक खास संगठन के सुरक्षा नेता की तरह व्यवहार करते नजर आते हैं। निशिकांत दुबे ने इसको लेकर एक प्रस्ताव भी दिया था, तो वो समझ नहीं रहे हैं। तो आगे की रणनीति क्या है? वो कह रहे हैं कि किसानों को मुद्दा टकराव, लेकिन एक के बाद एक कई ऐसे मुद्दों पर सरकार ऐसा है, टकराने में कहां रोकते राजनीति में टकराव। तो किसी ने मुझे कहा ना कि जो बिटरनेस हो गया, यू सेड दैट, तो क्यों नहीं बातचीत होती है, होनी चाहिए भी चाहिए। लेकिन बातचीत भी किससे होगी? जो बातचीत करने और सुनने को तैयार हो ना। आई रिपीट, जो बातचीत करने और सुनने को तैयार हो। क्या राहुल गांधी अपने कांग्रेस के बड़े लोगों को सुनते हैं क्या? नहीं सुनते हैं ना। लेकिन हमारी कोशिश जारी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, ओके, थैंक यू।